इतना सारा पैसा एक साथ देखने के बाद अब छम्मो के ख्याल ठाकुर साहब के ख्यालों से मैच नहीं खा रहे थे। अब छम्मो को लगने लगा था कि वह आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली है। विराज भाई, बस 40,000 रुपए कम है। एक तरफ जहां सभी लोग विराज के हाथ में पैसा देखकर शॉक्ड थे, तो वहीं दूसरी तरफ से अचानक से जितिन की आवाज आई। जब विराज ने जितिन के मुंह से ये शब्द सुने, तो विराज को जितिन पर बहुत गुस्सा आने लगा था। साला जितिन इतना ऑनेस्ट कैसे हो सकता था? ठीक है, ऑनेस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन इस मोड़ पर जहां खेल पूरी तरह से विराज की मुट्ठी में था, वहां ये बोलकर जितिन ने तहलका मचाने वाला काम कर दिया था। अभी अगर विराज छम्मू को ये पैसे दे देता, तो छम्मू कौन सा एक एक नोट बैठकर गिनने वाली थी। स्टूपिड लड़का, तू पागल हो गया है क्या? विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो जितिन की इस हरकत पर क्या बोले। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जितिन ने और भी ज्यादा मूर्खता वाला काम किया। अपने सर को खुजाते हुए बोला, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद गिन लो। लाइक सीरियसली बेवकूफ। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही ठाकुर साहब जोर जोर से हंसने लगे थे। हंसते हंसते उन्होंने जितिन को देखते हुए कहा, यंग मैन, तुम काफी ईमानदार इंसान लगते हो। ये बोलने के बाद ठाकुर साहब ने विराज को देखा और कहा, 40,000 रुपए कम है, यानी आज तुम उर्वशी को यहां से लेकर नहीं जा सकते हो। चम्मो ये सुनकर जोर जोर से रोना चाहती थी। उसने सोचा था कि उसे तो आज खजाना मिल गया है, लेकिन कमबख्त 40,000 रुपए कम थे, और ऐसे में छम्मो ठाकुर साहब के बीच में बोलकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो विराज को 40,000 रुपए उधार देकर पूरे 60 लाख रुपए बनाना चाहती थी, जिससे ठाकुर साहब का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उर्वशी को जो टेक्निक्स आती थी, उससे उर्वशी रोज का अच्छा खासा पैसा कमा सकती थी, लेकिन जो काम वो करती थी उसमें बहुत खतरा था। शहर की पुलिस कभी भी रेड मारकर उर्वशी को उठा सकती थी। तो क्या विराज उर्वशी को इसलिए ही बचा रहा था, या फिर कोई और कारण था? जब उर्वशी ने देखा कि सिचुएशन अब पूरी तरह से डेडलॉक हो गई है, तो तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, 40,000 रुपए जो बाकी है वो मैं दे दूंगी। उर्वशी के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर इतना तो तय था कि उर्वशी भी विराज के साथ जाने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन क्यों, ये अभी तक पता नहीं था। यू? उर्वशी के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर ठाकुर साहब स्टन रह गए थे। तभी अचानक से उन्हें याद आया कि खेल अभी उनके हाथों में है। तुरंत ही ठाकुर साहब ने उर्वशी का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिर्फ इस लड़के के पैसे मैटर करते हैं, तेरे पैसे इसमें काउंट नहीं होंगे। ये बोलने के बाद ठाकुर साहब को भी लगने लगा कि कहीं छम्मो का इरादा ना बदल जाए, कहीं छम्मो इतने सारे पैसों को देखने के बाद पलटी ना खा ले। तुरंत ही ठाकुर साहब ने छम्मो की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, सही कह रहा हूं ना? अब भला छम्मो इसमें क्या कह सकती थी? वो तो मनी मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। एक तरफ छम्मो को 60 लाख रुपए भी चाहिए थे, तो दूसरी तरफ छम्मो ठाकुर साहब के खिलाफ नहीं जा सकती थी। लेकिन अंत में पैसों की वजह से छम्मो का डर चला गया था। गहरी सांस लेते हुए छम्मो ने कड़क अंदाज में ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, मुझे लगता है कि उर्वशी के पैसों को काउंट करना चाहिए, क्योंकि वो पैसे उसने अपने रेस्क्यू के लिए जमा किए थे। छम्मो इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसके मुंह से रेस्क्यू शब्द निकल गया था, जो सीधे सीधे ठाकुर साहब की छवि पर हमला कर रहा था, और इससे साफ साबित हो रहा था कि ठाकुर साहब सही इंसान नहीं है, और उनसे बचने के लिए उर्वशी का पैसा काउंट किया जाना चाहिए। जब ठाकुर साहब ने छम्मो के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, तो वो चौंक उठे थे। तुरंत ही उन्होंने गदराती हुई नजरों के साथ छम्मो को देखा और कड़क अंदाज में कहा, आखिर तुम किसके साथ हो? ठाकुर साहब, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ हूं। जब छम्मो ने ठाकुर साहब का गुस्सा देखा, तो तुरंत ही मुस्कुराते हुए बोली, ठाकुर साहब, मुझे लगता है कि कभी कभी हमें सच्चाई के रास्ते पर भी चल लेना चाहिए। उर्वशी को पूरा हक है अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का,
और उसकी सैलरी के रूप में मेरे पास उसके 40,000 रुपए भी पड़े हैं जो मुझे उसे देने हैं। ठीक है, अब मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अब जब चाहूं और जैसे चाहूं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। जब ठाकुर साहब को एहसास हुआ कि अब उन्हें अपना कोई भी एडवांटेज नजर नहीं आ रहा है, तो तुरंत ही उन्होंने अपना हाथ हिलाया और छम्मो को धमकी देने के बाद वहां से निकल लिए थे। ये देखकर विराज सेटिस्फैक्शन में अपना सर हिलाने लगा था। एक बार फिर से विराज को एहसास हुआ कि पैसों की ताकत के सामने बड़े बड़े लोगों की हेकड़ी निकल जाती है। अब ठाकुर साहब चले गए थे। सिचुएशन पूरी तरह से विराज के कंट्रोल में थी, तो विराज ही अभी यहाँ का बादशाह था। तुरंत ही विराज उर्वशी के पास गया और बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। सर, मुझे मेरा सामान पैक करना है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ये बोलते हुए उर्वशी वहां से भाग निकली थी। उर्वशी की इस हरकत को पीछे से देखते हुए विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। व्हाट अ नाइस गर्ल शी इज, मनी मन विराज ने अपने आप से कहा, और इसी के साथ विराज के कदम सीधा उस मोटी औरत की तरफ बढ़ने लगे थे। छम्मो के करीब पहुंचकर विराज ने उस ब्लैक कलर के प्लास्टिक बैग को छम्मो की तरफ बढ़ाया और बोला, ये पैसे आज से तुम्हारे हुए और अब से उर्वशी का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, अब वो मेरी हुई। छम्मो ने तुरंत ही विराज के हाथ से वो ब्लैक कलर का प्लास्टिक बैग ले लिया था। छम्मो का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके मन में एक डर भी था और एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट भी। छम्मो का एक सपना था, उसे जल्दी से जल्दी 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने थे। 20 लाख रुपए उसने इकट्ठे कर लिए थे। विराज की तरफ से उसे 60 लाख रुपए मिल गए थे। छम्मो अपने गोल के बेहद करीब आ गई थी और इसी वजह से उसका एक्साइटमेंट फूट फूट कर बाहर आ रहा था। थैंक यू सो मच सर। कुछ समय पहले जो छम्मो विराज को लड़के, ओए लड़के कहते हुए बुला रही थी, अब पैसा मिलने के बाद विराज उसके लिए सर हो गया था। कुछ समय बाद उर्वशी अपने हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस और कंधे पर एक बड़ा सा बैकपैक लेकर बाहर आई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे कंट्री में सेटल होने जा रही है। अगर विराज को पहले पता होता कि उर्वशी अपने साथ इतना सारा सामान लेकर आने वाली है, तो विराज उसे अनवांटेड सामान लाने के लिए नहीं कहता। जितिन, मदद करो उसकी। जब विराज ने देखा कि इतने सारे सामान को उठाने में उर्वशी को तकलीफ हो रही है, तो तुरंत ही विराज ने जितिन को उसकी मदद करने के लिए कह दिया था। भले ही उर्वशी का शरीर काफी स्ट्रांग था, लेकिन थी तो वो एक लड़की ही। विराज ने उम्मीद नहीं की थी कि जब जितिन उर्वशी की मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा, तब उर्वशी के मुंह से उसे कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ये सारा मेरा सामान है, मुझे डर है कि कोई उसे खराब कर देगा। खांसते हुए विराज ने कहा। ठीक है फिर। जब विराज ने देखा कि उर्वशी को कोई मदद नहीं चाहिए, तो विराज ने इशारा करते हुए जितिन को रोक दिया था और इसी के साथ तीनों उस गंदे से होटल से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। लेकिन जाने से पहले उर्वशी छम्मो के सामने झुकी और बोली, मॉम, आपने इतने सालों तक मेरा ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। उर्वशी, मुझे छम्मो ने उम्मीद नहीं की थी कि उसे उर्वशी के मुंह से कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। उर्वशी छम्मो की बेटी नहीं थी। छम्मो ने भी विराज की ही तरह उर्वशी को फुटपाथ से उठाया था, लेकिन छम्मो का मकसद कुछ अलग था। वो उर्वशी से काम करवाकर पैसा बनाना चाहती थी और इतने सालों तक उसने यही किया था। आज जो 60 लाख रुपए छम्मो को मिले, वो भी उर्वशी की वजह से ही मिले थे। इनिशियली छम्मो ये सोच रही थी कि अब वो आगे पैसा कैसे कमाएगी, लेकिन जब उसने उर्वशी के मुंह से वो शब्द सुने, तो छम्मो को काफी गिल्टी हो रहा था। उसने तो सोचा था कि उर्वशी उसे डांटेंगी, उसे गाली देगी, लेकिन उर्वशी वो वाकई में काफी काइंड थी। 1 मिनट रुको। उर्वशी जैसे ही विराज और जितिन के साथ उस होटल से जाने लगी, अचानक से छम्मो ने ये बोलते हुए सभी के होश उड़ा दिए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं विराज को लगने लगा कि कहीं वो मोटी औरत उसके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है। हालांकि विराज ने जैसा सोचा था
वैसा कुछ भी नहीं हुआ। छम्मो ने विराज के दिए उस ब्लैक कलर के प्लास्टिक बैग से 2000 रुपए की एक गड्डी बाहर निकाली और उसे उर्वशी को देते हुए बोली, उर्वशी ये पैसे रखो, अगर बाहर की दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ आए तो ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। तुम जब चाहो वापस से मेरे पास आ सकती हो। तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारा वेलकम करेगी। उर्वशी छम्मो का गिफ्ट ठुकरा नहीं सकती थी। उन पैसों को लेने के बाद उर्वशी ने मुस्कुराते हुए छम्मो से कहा, जरूर मॉम, अगर मुझे कभी भी कोई भी तकलीफ हुई और उस तकलीफ से अगर मैं नहीं निकल पाई तो आप हो ना, मैं यहाँ आ जाऊंगी। इसी के साथ उर्वशी पीछे मुड़ी और विराज के साथ उस होटल से बाहर निकल गई थी। पता नहीं छम्मो की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शायद आज पहली बार छम्मो को उर्वशी के प्यार और इज्जत का एहसास हो रहा था। छम्मो अपने साथ उर्वशी के उस रिश्ते को भूल नहीं पा रही थी। तुम रो रही हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये रोना धोना बंद करो और मेरे लिए जल्दी से जल्दी कोई दूसरी लड़की देखो। अगर नहीं कर सकती हो तो हमेशा के लिए ये होटल बंद कर दो। एक तरफ जहाँ छम्मो उर्वशी को लेकर थोड़ी भावुक हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से ठाकुर साहब फिर से लौट आए थे और उन्होंने छम्मो पर बरसना शुरू कर दिया था। ठाकुर साहब के दिल में विराज और उर्वशी के लिए नफरत काफी बढ़ गई थी। ठाकुर साहब तो इस उम्मीद से आए थे कि उन्हें उर्वशी के साथ बिस्तर में खेल खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। बल्कि अब तो कोई लड़की भी नहीं थी जो ठाकुर साहब की आग को शांत कर सके। इससे ठाकुर साहब का गुस्सा और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ रहा था और ये सब सिर्फ विराज की वजह से हुआ था। इडियट, मुझसे दोबारा कभी मिलना मत। जब तक तू साकिनाका टाउन में है, तू मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। तेरा बाप तुझे बताएगा कि साकिनाका टाउन का असली मालिक कौन है। सैवेज लुक के साथ ठाकुर साहब विराज को अब कोसने लगे थे। उस होटल से बाहर आने के बाद विराज और उसकी पलटन कार की तरफ पहुंच गई थी। जब उर्वशी ने विराज की कार देखी तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसने सोचा नहीं था कि विराज के पास कार भी होगी। तुरंत ही उसने विराज से कहा, सर आपके पास कार भी है? मुझे पता नहीं था कि आप दोनों इतने अमीर हो। इस कार को बाहर से देखने में ही मजा आ रहा है। पता नहीं अंदर बैठकर तो मुझे क्या कुछ हो जाएगा। इस बारे में हम बाद में बात करें, पहले अपना सामान रखो। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितिन ने कार का लॉक खोल दिया था। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? इसे डिक्की में रखो। कार में बैठकर एक तरफ विराज ने डिक्की खोली तो दूसरी तरफ विराज ने देखा कि उर्वशी मैडम अपना सारा सामान बैक सीट पर रख रही थी। तो तुरंत ही विराज ने उर्वशी को ये करने से रोका। चूंकि उर्वशी का बैग काफी भारी और लंबा था, इसलिए वो विराज की कार की डिक्की में नहीं आ रहा था। कैसी मुसीबत है, इस बैग में आखिर इतना सारा है क्या? अगर काम का नहीं है तो उसे यहीं निकाल कर फेंक दो। जब कार की डिक्की बंद नहीं हुई तो विराज की इरिटेशन चालू हो गई थी। बिल्कुल नहीं, उर्वशी ने तुरंत ही विराज के सजेशन को नकार दिया था और अपना हाथ हिलाते हुए बोली, इस बैग में मेरे ट्रेजर्स हैं, मैं उन्हें नहीं फेंक सकती। ठीक है, तो उसे पीछे वाली सीट पर ही रख दो। अभी सबसे पहले हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। विराज और उसकी पलटन अब कहां जाने वाली थी? क्या किसी दूसरे होटल में भी कोई कांड होने वाला था? अगर हाँ, तो वो कांड क्या होगा? क्या ललित मोदी और उसका परिवार मुंबई के लिए निकल गया था, या वो सब भी साकिनाका में ही रुके हुए थे? क्या विराज की मुलाकात एक बार फिर से मोनिका से होने वाली थी? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।